श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो यह वीडियो आपको एचपी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर छोटा सा हार्ट ज़रूर रिएक्ट करें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम अपने केमिस्ट्री के +1 की वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम +2 वाली वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी मैटर्स इज अवर सराउंडिंग रहने वाली है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है +1 वालों का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम जो जो पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे 5 लॉज दे रखे थे। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर हम इसमें पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इन दोनों से हमारे पास क्वेश्चन, इसके पॉस्टुलेट से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला हुआ है। तो इसके पॉस्टुलेट्स भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर के बारे में, इससे भी हमको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। फिर पढ़ेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, इससे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कमीशंस के लिए भी। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये तो 100% नॉर्मेलिटी, इससे तो 100% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर्स होते क्या है। ठीक है, मैटर्स हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास मैटर्स को दो एनी सब्सटेंस जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, और उनका कुछ मास भी होता है। ऐसे ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। ठीक है, हमारी यूनिवर्स जो भी बना है वो पूरा किससे बना है, हमारे पास मैटर से बना हुआ है। ठीक है, इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम फिजिकली जो फिजिकल अपीयरेंस होता है कि वो देखने में कैसे कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कैसे हम उसको मेजर करते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती है, हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन में आती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास सॉलिड्स आते हैं, लिक्विड्स आते हैं और क्या आते हैं, गैस आते हैं। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास 2 चीजें आती है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। और मिक्सचर के आगे 2 पार्ट्स है, कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस के भी आगे 2 पार्ट्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इस वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, जो कि हमारी की फिजिकल क्लासिफिकेशन है। कि जैसा कि आप सभी को पता है सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनका कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और कोई एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास आइस। ठीक है, आइस का एक वॉल्यूम भी है। ठीक है, एक क्या है, वॉल्यूम भी है, और वॉल्यूम क्या है, इसका डेफिनेट होता है। ठीक है, और इसकी आइस की भी क्या शेप होती है, शेप कैसे होती है, इसकी क्यूबिकल शेप होती है। सभी को पता है, आइस सभी ने देख रखी होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड। लिक्विड्स क्या होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या इसका डेफिनेट रहता है, पर शेप इसकी क्या डेफिनेट नहीं रहती। ठीक है, नो डेफिनेट शेप। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक गिलास में क्या भरा है, पानी भरा है। ठीक है, अब देखो पानी वॉल्यूम तो इसका डेफिनेट है। ठीक है, मान लो इस गिलास में कितना 100 ml पानी आता है, तो वॉल्यूम 100 ml ही पानी आएगा, मतलब वॉल्यूम क्या है इसका डेफिनेट है। पर शेप तो इसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, गिलास में डाला तो एक इसकी शेप कैसे होगी, गिलास की तरह होगी। ठीक है, अगर हम इसको बकेट में डालेंगे तो इसकी शेप बकेट की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कोई शेप नहीं होती, पर इसका कोई वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गैस। गैस में ना इनकी कोई शेप होती, ना इनका क्या वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ना इनका कोई एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, ये कोई भी शेप एक्वायर कर सकती है। ठीक है, ना इनका कोई वॉल्यूम की हमारे पास 2 ग्राम गैस है, 3 ग्राम गैस, कोई वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, जिनका कोई वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, शेप भी डेफिनेट नहीं होती।
पर इसमें एक बात हमेशा याद रखना, आप कॉपी में लिख लो, नोट लिख लो, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना मास हमेशा डेफिनेट रहता है। सॉलिड में भी मास क्या है, डेफिनेट रहता है। मास भी हमेशा क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, ठीक है। लिक्विड में हमेशा मास क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। मास क्या रहता है हमारे पास, डेफिनेट रहता है। लिक्विड में भी मास हमेशा डेफिनेट रहता है, और गैस में भी हमेशा मास क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। वॉल्यूम इनके चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे क्या डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है, नो डेफिनेट वॉल्यूम है, पर तीनों में मास हमेशा क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो इसी में कंफ्यूज करेगा, मास या वॉल्यूम में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सॉलिड हम किसको बोलते हैं, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, शेप क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम रहता है पर शेप क्या रहती है, नो डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। शेप कोई शेप नहीं होती लिक्विड्स की, ठीक है। गैस में ना कोई उनका वॉल्यूम डेफिनेट है, ना उनकी शेप डेफिनेट है, ठीक है। तो ये सारे, और इन सब का डेफिनेट क्या रहता है, मास हमेशा क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। मास तीनों का क्या रहता है, हमेशा डेफिनेट रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन में थी। तो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीजें थी, कौन कौन सी, एक प्योर सब्सटेंस थे हमारे, एक क्या थे, प्योर सब्सटेंस थे, और दूसरे हमारे क्या थे, हमारे पास मिक्सचर थे। दूसरे हमेशा क्या थे हमारे पास, मिक्सचर थे। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये दोनों ही क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर होते क्या है, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सचर क्या है, मिक्सचर हमारे पास होते हैं, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। तो दोस्तों इन एनी प्रोपोर्शन ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा कि जैसे आप सभी ने देखा होगा नवरत्न, नवरत्न नमकीन सभी ने खाया है, नवरत्न नमकीन, वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नमकीन होते हैं थोड़ी, ठीक है। थोड़ी सी उसमें मूंग दाल भी होगी, ठीक है। थोड़े से उसमें आपके नट क्रैकर्स भी होंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसमें भुजिया भी होगा, ठीक है। तो वो क्या है, सब सब नमकीन को मिला के बना है, पर उसमें ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास जो भुजिया वो हमारा हमने 10 ग्राम डाला है, ठीक है, या हमने नट क्रैकर उसमें 10 ग्राम डाल रखे, या हमने क्या बोलते हैं मूंग दाल 10 ग्राम डाल रखी, कुछ इस टाइप में तो होता नहीं, ठीक है। कोई प्रॉपर एनी प्रोपोर्शन उसकी क्या होती है, कोई डेफिनेट नहीं है। मूंग दाल उसमें क्या पता 20 ग्राम भी हो सकती है, नट क्रैकर उसमें क्या पता 5 ही ग्राम हो, ठीक है। मतलब मिक्सचर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, पर उनकी प्रोपोर्शन क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती। मतलब प्रोपोर्शन किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर भी हमारे पास दो टाइप के, कौन कौन से, एक हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर जैसा कि आपको हमने 25 डेज क्रैश कोर्स वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ें कर रखी है, ठीक है। आप उस वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख ले, अगर आपने HP टैट देना हो तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख ले। उसके बाद ये वाली वीडियोस आप देख लोगे तो आपके HP टैट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और कमीशन में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर हैविंग अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, मडी वाटर, ठीक है। मान लो कोई एक गिलास है, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, एक गिलास में पहले पानी डाला, ठीक है, एक है वाटर डाल दिया, और उसमें थोड़ी सी हमने क्या डाल दी, सैंड डाल दी, ठीक है। फिर उसको हमने क्या कर दिया, घोल दिया, ठीक है। तो एक मडी वाटर जैसा हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है। मडी वाटर जैसा मिलता है, वो ऐसा मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अ मिक्सचर हैविंग अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, मतलब उसमें कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है तो मिक्सचर, मिक्सचर किस चीज का है, वाटर और किस चीज का मिक्सचर था, वाटर और सैंड का मिक्सचर है, ठीक है। पर हिट्रोजीनियस मिक्सचर में एक और बात हमेशा याद रखनी, उसमें हम लेयर दिखती है हमारे पास, ठीक है। वाटर के अलग लेयर दिखेगी, सैंड उसमें क्या होगी, नीचे नीचे रह जाएगी गिलास में, ठीक है। वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर हैविंग दी सेम कंपोजिशन, यहाँ की कंपोजिशन क्या थी, डिफरेंट थी, तो यहाँ कंपोजिशन क्या है, सेम कंपोजिशन। देखो यहाँ पे क्या था, पहले हिट्रोजीनियस में क्या था, पानी भी था, वाटर भी था, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास, वाटर के साथ क्या था, उसमें मिक्स किया हमने सैंड की, ठीक है। तो उसमें क्या था, डिफरेंट कंपोजिशन थी, ठीक है, या डिफरेंट कंपोनेंट्स भी थे। पर यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, सेम कंपोजिशन, उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे मिल्क और कौन सा, एयर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एयर, तो एयर में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एयर में क्या होता है, हमेशा नाइट्रोजन भी होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या अदर गैस आर्गन होती है, ठीक है।
कि नाइट्रोजन कितना होता है 70%, ऑक्सीजन 29% और अदर गैसेज कितनी होती है 0.01%। ठीक है, ये हमारे पास एयर में होता है। तो एयर भी क्या है, एक प्रकार से हिट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि एयर में क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है। तो ये क्या होना चाहिए था, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। पर ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हमेशा एग्जाम्पल से ही आपको क्वेश्चन डालता है, हमारे एचपी कमीशन में भी। ठीक है, तो हमारे पास एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होनी चाहिए, पर ये क्या है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे पास एयर है, जैसे एयर में एयर है, ठीक है, अब जो एयर मेरे यहाँ है, ठीक है, मान लो एयर कहाँ है, जो सोलन में एयर है वही एयर कहाँ है, हमीरपुर में वही होगी। ठीक है, मान लो, और कहाँ कांगड़ा में भी यही होगी। मतलब हर जगह एयर जो है वो एक क्या है, सेम ही रहेगी। ठीक है, नाइट्रोजन उसमें क्या है 70% ही रहने वाला है, ऑक्सीजन भी क्या है उसमें 21% ही रहने वाला है, अदर गैसेज भी उसमें कितना है 0.01% ही रहने वाली है। ठीक है, तो सारी एयर की जो कंपोजिशन है वो क्या रहनी, वो क्या है हमेशा सेम है, चाहे वो यहाँ पे देख लो, चाहे आप फॉरेन में चल जाओ, चाहे आप कहीं भी चल जाओ, तो एयर की कंपोजिशन हमेशा क्या है, सेम ही रहने वाली है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वैसे इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क। ठीक है, मिल्क भी किसका एग्जांपल है, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, मिल्क भी जो यहाँ पे वही रहने वाला है। ठीक है, आपके घर भी जो मिल्क है उसकी कंपोजिशन भी सेम वही रहेगी, जो मेरे घर है उसकी कंपोजिशन भी सेम वही रहेगी। तो एक प्रकार से मिल्क भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। तो एग्जामिनर आपको एयर वाले एग्जाम्पल पे यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एयर हम वहाँ पे ऑप्शन में हिट्रोजीनियस मिक्सचर भी होगा, तो हम वहाँ क्या टिक करके आएंगे, वहाँ पे हिट्रोजीनियस मिक्सचर टिक करके आएंगे। पर एयर क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसलिए एग्जाम्पल हमेशा साइंटिफिक देखा करो। एग्जाम्पल जो है, जैसे हमारे को एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, टी। ठीक है, जो हमारी टी है, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि देखो इसमें भी एक क्या यूनिफॉर्म होती है। देखो पहले हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, उसमें शुगर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, शुगर के बाद क्या लेंगे हम उसमें, ठीक है, थोड़ी सी चाय पत्ती भी ले लेंगे। ठीक है, टी कॉफ़ीज ले लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, एक जब ये टी पूरी बन जाएगी तो ये क्या है, सारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि आप चाय बनाने के बाद उससे पानी अलग कर दोगे, चीनी अलग कर दोगे, चाय पत्ती अलग कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये होमोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। पर आपको एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल कभी नहीं देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे आपको चाय के बारे में पूछ दे। ठीक है, आपको एक साइंटिफिक ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे एयर पूछ लिया उन्होंने या मिल्क पूछ लिया। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल ही आपको एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। ठीक है, एक क्या थी हमारे पास, एलिमेंट, और दूसरी क्या थी हमारे पास, कंपाउंड। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपका डाउट ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक एलिमेंट्स, कंपाउंड, एक हो गए हमारे पास एटम्स और एक हो गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे पहले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें मास रेशियो क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, मिक्सचर क्या थे हमारे पास, उसमें मास रेशियो क्या थी, कोई एनी प्रोपोर्शन में थी, वो मिक्स क्या किसी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते थे। पर एलिमेंट्स हमेशा क्या रहती है, उनकी जो रेशियो रहती है वो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। तो ये भी आपको याद पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी मास रेशियो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। एग्जाम्पल से आपको अभी समझ आ जाएगा किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या है हमारे पास, एन एलिमेंट इज अ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट क्या है हमारे पास, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो एक पार्टिकल से बना हो, जो हमारे पास क्या सिंगल पार्टिकल से बना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा होगा। ठीक है, सोडियम हो गया। ठीक है, अगला क्या एग्जांपल है, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हमारे पास एक ही एलिमेंट से बनी है। सोडियम क्या, सोडियम ही रहेगा, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन ही रहेगा, गोल्ड क्या रहेगा, गोल्ड ही रहेगा, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये सारे मैग्नीशियम है, ये सारे क्या है, एक ही एलिमेंट है। तो ये सारी चीजें क्या हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी एक और बात हमेशा याद रखना कि अब इसमें एटम्स तो हो गए। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, एटम हो सकते हैं। अब एलिमेंट मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं, अब मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस कैसे, O2। ठीक है,
अब जो ऑक्सीजन गैस वो किस किस से बनी, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन से मिली है, दोनों क्या है हमारे पास सेम वन ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल से बना है, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, H2 गैस होगी, ये भी किससे बनी, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। जैसे क्लोरीन होगी, क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन भी किससे बना है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन से बना है, ठीक है। तो ये देखो एक ही पार्टिकल से बने, क्लोरीन 2 भी एक पार्टिकल से बना, क्लोरीन से बना है। ऑक्सीजन गैस हमारी जो होती है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन को मिला के बनी है, तो ये भी क्या है, एक सिंगल पार्टिकल से बनी है। हाइड्रोजन गैस H2 वो भी किससे बनी है, एक ही पार्टिकल से बनी है, हाइड्रोजन से बनी है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को भी हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस को भी हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, दो या दो से अधिक पार्टिकल जब कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, क्योंकि एक दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो दो से अधिक पार्टिकल से बना है, तो ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स है। पर जो ये जिससे बना है ये क्या है, सिंगल ही पार्टिकल से बना है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको लेता हूं मैं वाटर, ठीक है, वाटर H2O, ये किस किस से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है तो ये भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है तो ये भी मॉलिक्यूल्स। पर ये क्या है, डिफरेंट ये एलिमेंट नहीं हमारा। एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दो अलग अलग पार्टिकल से बना है, अलग अलग कौन से, हाइड्रोजन से बना है, एक ऑक्सीजन से बना है। तो H2O क्या है हमारे पास, एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग से बना है। वहीं अगर हमारे पास ऑक्सीजन ले हम O2, वो क्या है, सिंगल सिंगल से बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट जो कि सिंगल पार्टिकल से बने हो उसको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आ गया हो कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड किसको बोलते हैं, अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जैसे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है, ठीक है, और किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें आपस में मिक्स करके इन्होंने जो बनाया वो क्या बनाया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्स करके क्या बनाया इन्होंने, वाटर बनाया है, ठीक है। वाटर बनाया इन्होंने, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम कंपाउंड्स बोलेंगे। पर ये जो कंबाइन किए फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, देखो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन किए। इसका मतलब है, देखो जैसे हमारा क्या है, हमारा पास वाटर है, ठीक है। अब वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है, देखो 1 होता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल तो 1 × 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, हमेशा 16 होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का 2 हुआ, ऑक्सीजन का कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे, ठीक है। इसको काट लो आप 1:8, इनकी अगर रेशियो निकालेंगे हम H2O की तो कितनी आएगी, 1:8, ठीक है। तो जो हमारे पास पानी है यहाँ पे मिलेगा, जो मेरे घर पे पानी मिलेगा वो भी किस रेशियो में होगा, 1:8 में होगा, ठीक है। जो आपके घर पानी मिलेगा वो भी किस रेशियो में होगा, 1:8 में ही होगा। कहीं भी हमारे को वाटर मिलेगा और किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, हमेशा 1:8 में ही मिलेगा। तो इसकी प्रोपोर्शन क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, फिक्स प्रोपोर्शन। अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो और दो एलिमेंट से मिलकर बने। एलिमेंट कौन कौन थे इसमें, एक हाइड्रोजन था और दूसरा एलिमेंट क्या था, हमेशा ऑक्सीजन था, ठीक है। दो और दो एलिमेंट से मिलके बने, और एक जब ये कंबाइन किए तो किस में कंबाइन किया, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया, मतलब इनकी रेशियो क्या थी, 1:8 थी। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपका मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है। इसको दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये दोनों अलग टर्म्स है, इसको इसके एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ मत मिक्स करना, ठीक है। एटम्स, पहले हम एटम्स को देखेंगे। एटम्स क्या होता है, एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटम। और दोस्तों यहाँ पे गलत है, ऑफ एन सब्सटेंस होना था, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं। दे में, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये एग्जामिनर में डायरेक्ट यही लाइन आ जाती है आपको एग्जाम में भी। दे में और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, अगर आप सोडियम को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा उससे, ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा, सोडियम ही निकलेगा ना, सोडियम का क्या रहेगा, सोडियम ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम का क्या रहेगा, मैग्नीशियम ही रहेगा, ठीक है। कैल्शियम का क्या रहेगा, कैल्शियम ही रहेगा, मतलब इसको तोड़ोगे भी तब भी यही चीजें हमारे पास निकलेगी। एक सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं। पर इसकी एक और आगे मैंने लाइन लिखी, दे मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
तो इसका ये मतलब है कि मान लो आपके पास NaCl है, क्या है हमारे पास NaCl है। अब जो हमारे पास ये हमारे को सोडियम सोडियम या सोडियम हमारे को सोडियम की फॉर्म में मिले, या हमारे को सोडियम किसकी फॉर्म में मिल सकता है, NaCl की फॉर्म में, नमक की फॉर्म में भी क्या है, उसमें भी क्या होता है हमारे पास सोडियम होता है। मतलब ये एग्जिस्ट भी कर सकता है और एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो एटम्स होते हैं वो दे मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट, या तो वो पाए भी जा सकते हैं, या तो वो सोडियम सिंपल मिल भी सकता है, या हमारे को अगर मिलेगा तो किसकी फॉर्म में मिलेगा, नमक की फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये इसका मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इस लाइन का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आर दी किसको बोलेंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी गलत होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आर दी टू और मोर एटम्स, टूगेदर बाय फोर्स, मतलब दो और दो से अधिक जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखे, O2 N2 Cl2 HCl2 और NaOH, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन किससे बना है हमारे पास, दो दो मॉलिक्यूल से बना, कौन कौन से, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। N2 किससे बना हमारे पास, दो से बना, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन से बना, ठीक है। Cl2 किससे बना हमारे पास, Cl प्लस Cl से बना है, ठीक है। HCl किससे बना हमारे पास, एक H प्लस Cl से बना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना हमारे पास, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। ये हमारे पास एक बने। अब ये जो तीन एलिमेंट है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, इनके जो हमारे पास वो है एलिमेंट्स, वो क्या है, सेम है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है क्लोरीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट हमेशा क्या रह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स रखते हैं, क्योंकि एलिमेंट क्या होते हैं, जो सेम चीजों से बने होते हैं, ठीक है। हमारे पास HCl, ये देखो ये हमारे पास एक H से बना है, एक Cl से बना है, ठीक है। हमारे पास NaOH किससे बना है, सोडियम से बना है, ऑक्सीजन से बना है और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करें तो उसको क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट की, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमेशा देखो ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा कभी मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन हमेशा क्या आता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन N2 हमेशा N2 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। HCl हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा, HCl की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब HCl अगर हमारे को निकालना तो ऐसा थोड़ी होगा कि HCl NaOH ये कंबाइन हुआ है, फिर हम यहाँ से HCl को निकाल रहे हैं, फिर NaOH को निकाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। HCl जो हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा, HCl की ही फॉर्म में मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास एटम्स होते हैं ये हमेशा ऐसा हो सकता है कि सोडियम हमारे पास किसकी फॉर्म में मिले, या तो नमक की फॉर्म में मिले, या हमारे को ऐसे भी कभी सोडियम मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, दे मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये हमेशा क्या है, ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन गैस जब हमेशा मिलेगी तो O2 की ही फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हमारे पास, 5 हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये जो हमें बताते हैं कि एलिमेंट, जो हमारे पास एलिमेंट थे वो किस तरह से आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास, ठीक है। ये पहले तो ये किसने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, ये दिया था लेविसर ने, ठीक है। लेविसर की स्पेलिंग आप देख लेना, LAVOISIER, लेविसर फॉर्म होते हैं, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो हमारे पास मैटर होते हैं, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हमारे पास मैटर ना कभी बनते ना कभी डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल से सारा समझ आएगा कि एग्जांपल ले रखा हमने किसका, HGO का, ठीक है। एग्जांपल हमने किसका ले रखा है, HGO का ले रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हमने किसका रखा है, HGO का रखा है, तो HGO, ठीक है। HGO को जब हम तोड़ेंगे तो किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, Hg प्लस हाफ O2 की फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। तो HGO को क्या बोलते हैं, मरकरी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जब हमने इसको तोड़ा तो क्या क्या निकला, इससे हमारे को एक मरकरी मिली, ठीक है, और हमारे को क्या मिला, एक ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है।
तो HGO हमारे पास कितना, मान लो ये क्या था 100 ग्राम था। जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जब हमने इसको तोड़ा, जब हमारे को क्या क्या मिला, मरकरी मिला, तो मरकरी कितना मिला हमारे को 92.6 ग्राम मिला, प्लस साथ में ऑक्सीजन कितना मिला हमारे को 7.4 ग्राम मिला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में देखो 92.6 और अगर आप 7.4 को प्लस करेंगे तो एक कितना आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब ना हमारे पास मैटर कोई क्रिएट हुआ नया, ठीक है, ना ही हमारे पास क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। जितना हमारे पास मरकरी ऑक्साइड था उतने हमारे पास क्या मरकरी और ऑक्सीजन भी मिले, मतलब सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये किसने दिया था दोस्तों, ये भी हमारे पास एचपी टैट में 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया, जोसेफ JOUSIE जोसेफ प्राउस्ट PROUST, आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, किसने दे रखा है, जोसेफ प्राउस्ट ने दे रखा है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ये बोलता है हमारे पास कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। हमने लिए 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने क्या लिए थे, दोस्तों मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। दो रिएक्शन ने ले रखी, ठीक है। 2 रिएक्शन कौन कौन सी ले रखी, एक ले रखी हमने C+O2, जब हमने C+O2 को कंबाइन किया तो क्या बना हमारे पास CO2 बना, ठीक है। एक हमने क्या लिया कि CaCO3 को जब हमने तोड़ा, ठीक है, CaCO3 को हमने जब तोड़ा तो हमारे पास क्या निकला, CaO प्लस CO2 निकला। अब यहाँ भी हमारे पास क्या है, CO2 है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, CO2 है, ठीक है। पर CO2 जब भी हमेशा निकलेगा और एक किस में निकलना चाहिए, एक सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। जैसे CO2 जो यहाँ पे निकला उसके जो यहाँ वाला CO2 और यहाँ वाला CO2 ये क्या है, हमेशा सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, ठीक है। तो और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना होगा 32, ठीक है। जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 3:8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3:8 आएगी। तो यहाँ पे जो CO2 बना वो भी क्या बना 3:8 की फॉर्म में बना, और जो यहाँ पे CO2 बना वो क्या बना 3:8 की फॉर्म में ही मिलेगा। जो मेरे घर CO2 वो किस फॉर्म में मिलेगा 3:8 की फॉर्म में मिलेगा, जो आपके घर CO2 मिलेगा वो किस रेशो मिलेगा 3:8 में ही मिलेगा। यही हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है, ठीक है। तो यही हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों को थोड़ा सा हैंग मार रहा था। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको हमेशा ध्यान से देख लेना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम किसको बोलते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं हम व्हेन 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट कंबाइन करें तो उन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड बनाया। द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, जो मास होगा 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। जो एक एलिमेंट का मास था वो अनदर एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन किया, आर इन दी रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो। जो उनकी रेशियो आएगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। तो दोस्तों एग्जांपल से आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहले दिया किसने था, ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये दिया था हमारे पास जॉन, ये किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दे रखा हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से मैं इसको साइड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे रख लिया मैंने आपको। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने 2 रिएक्शन ली, फिर से क्या ली, एक हाइड्रोजन कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, वाटर बना लिया, मतलब H2O बना लिया। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 थे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन ने कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बना लिया, वाटर बना लिया। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने कि हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे क्या लिए, ऑक्सीजन 2 लिए, ठीक है। उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया, H2O2 बना दिया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों बोल रहे हैं व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके 2 कंपाउंड्स बनाए, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन का जो मास यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन का मास क्या है, यहाँ पे फिक्स है,
दोनों हाइड्रोजन का मास क्या है, हमेशा यहाँ पे फिक्स है, पर जो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास वो क्या डिफरेंट है। यहाँ पे मास कितना होगा ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे मास कितना होगा, एक का 16 ग्राम होता है तो दो का कितना होगा 16 मल्टीप्लाई टू 32 ग्राम हो जाएगा, दो का कितना होगा 32 ग्राम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब हम इन दोनों को रेशियो को निकालेंगे, इन दोनों मास की रेशियो ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की रेशियो निकालेंगे, कितनी रेशियो आएगी 16:32। तो वो हमेशा किस में आनी चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आनी चाहिए। जैसे एक इस रेशियो में आई 1:2 में आ गई, एक इस रेशियो में आई 1:2 में आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है कि जब हम एक का मास फिक्स कर देते थे, हाइड्रोजन का मास कितना फिक्स कर दिया हमने 2 ग्राम, यहाँ कितना है 2 ग्राम ही है, ठीक है, यहाँ कितना 2 ग्राम और यहाँ कितना है 2 ग्राम ही है, ठीक है। जब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन का मास यहाँ क्या है डिफरेंट है 16, यहाँ कितना है 32 है, ठीक है। तो इनका मास हमने डिफरेंट कर दिया, तो अगर हम इनकी रेशियो निकालेंगे वो किस में आनी चाहिए, सिंपल होल रेशियो में आनी चाहिए। तो सिंपल होल रेशियो में किस में आई 1:2 में आई। तो यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पर थोड़ा सा ये क्या करता है हमारे पास कंफ्यूज करता है। तो आप ध्यान से इसको देखना कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैसे बना हमारे पास। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या हमारे पास, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, द रेशियो in which they do so will be the same or some multiple ratio of the ratio in which they combine, ठीक है। तो डेफिनेशन से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है हमारे पास, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम पहले ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या लिया कि हमने तीन एलिमेंट लिए। एक बात हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कब लगता है, जब हमारे पास एलिमेंट कितने हो, तीन एलिमेंट हो। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब लगता है, जब हमारे पास कितने एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है हमारे पास कि जब हमने तीन एलिमेंट लिए, तीन एलिमेंट कौन कौन से लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कौन सा लिया, एस लिया हमेशा, एक क्या लिया हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और एक क्या लिया हमने हाइड्रोजन लिया। ये हमने तीन एलिमेंट लिए, ठीक है। हम बोलेंगे कि हम मान के चलते हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है, क्या हाइड्रोजन का मास हमने वो क्या कर दिया, फिक्स रख दिया, ठीक है। तो जब ये S के साथ कंबाइन किया, जब ये S के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, हमेशा H2S बनाया, क्या बनाया H2S बनाया। और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया H2O बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है दो है, तो दोनों का मास हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। यहाँ पे सल्फर का मास और ऑक्सीजन का जो मास था इसकी हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हमने यहाँ देखो, यहाँ दिख रही होगी आपको, रेशियो निकालिए सल्फर और किसकी, ऑक्सीजन की रेशियो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब हमने इसकी रेशियो निकाली तो 16 2 जा 32, तो कितनी आ गई है 2:1 आ गई, ठीक है। अब यहां तक आप सभी को समझ आ गया। अब इन्होंने बोला कि वेट द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी दी सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। अगर ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब अब पहले तो हमने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किए दोनों, ठीक है। अब अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं S और O, तो ये क्या बनाएंगे SO2 बना देंगे, क्या बना देंगे SO2 बना देंगे। अब हम इसकी भी क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। देखो हमने यहाँ पे रेशियो निकाली, S और O2 की रेशियो निकालेंगे। तो S का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, दो मॉलिक्यूल, तो 16 मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 हो गया, रेशियो 32। तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 32 से 32 कट जाएगा, 1:1 आ गई, ठीक है। अब जो ये दो रेशियो आई हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी, एक 1:1 और एक कौन सी 2:1। जब हम इनकी भी रेशियो निकालेंगे 2:1 अपॉन 1:1, तो ये क्या है, सिंपल रेशियो में आनी चाहिए। तो ये किस रेशियो में आई, 2:1 में आई। ये हमारा बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास पहले क्या किया, हमने एक मास को क्या किया, हमेशा फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन के मास को क्या हमने फिक्स रख दिया, मतलब यहाँ पे कितने दो हाइड्रोजन कंबाइन करे, यहाँ पे कितने दो हाइड्रोजन कंबाइन करे। पहले S के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया इन्होंने H2S बनाया। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया इसने H2O बनाया। तब सल्फर और ऑक्सीजन की हमने क्या निकाली, रेशियो निकाली। सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो निकाली, कितनी आई 32:16 आ गई। तो एक नहीं आ गई रेशियो, 2:1 आ गई।
अब जब इन्होंने बोला कि जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या बनाया इन्होंने बना दिया SO2 बना दिया। जब हमने इसकी रेशियो निकाली तो सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2, 32 रेशियो 32, तो एक कितनी आ गई 1:1 आ गई। ठीक है, तो जो ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो ये आपस में क्या करेगी, फिर से कंबाइन करेगी, तो 2/1 1/1, तो ये कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगी। यही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, थर्ड 3 एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इतना डीप हमेशा कमीशन में आपको नहीं आएगा, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाया है। और कोई भी हमारे पास +1 वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे कमीशन में वैसे अगर इससे क्वेश्चन आएगा भी तो इतना डीप नहीं पूछेंगे, सिर्फ जनरल सी रेशो निकालनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास एवरोगैद्रो लॉ। एवरोगैद्रो लॉ बोलता है हमारे पास कि इट स्टेट दैट इट क्या बोलता है हमारे पास, एवरोगैद्रो लॉ बोलता है हमारे पास इट स्टेट दैट एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज at the same temperature and pressure contain equal number of molecule that is V is directly proportional to N। ठीक है, इसको भी मैं एग्जांपल के साथ आपसे समझाऊंगा कि कैसे हम इसका एवरोगैद्रो लॉ क्या बोलता है। एवरोगैद्रो लॉ हमेशा ये बोलता है कि अगर आपके पास फिजिकल कंडीशन सेम हो जाए, मतलब अगर आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, प्रेशर भी क्या हो जाए, प्रेशर भी हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम दोनों कांस्टेंट कर देते तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा गैस का, वॉल्यूम होगा गैस का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, बड़े एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा एन डिनोट कर दिया। ठीक है, मॉलिक्यूल को वैसे हम किससे डिनोट करते हैं, बड़े एन से डिनोट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूल को बड़े एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इन्होंने क्या बोला कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम होगा एक गैस का, वो किसके बराबर आएगा, उसके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो हमारे पास एक कोई एक कंटेनर है। ठीक है, एक है हमारे पास एक कंटेनर, अगर हम इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देते और क्या प्रेशर भी क्या कर देते, हम दोनों चीजें क्या कर देते, हम इसकी कांस्टेंट कर देते। ठीक है, मान लो इस कंटेनर में हमने कौन सी गैस डाली, हाइड्रोजन गैस डाली। कौन सी गैस डाली, हाइड्रोजन गैस डाली। तो जब हमने इसका टेम्परेचर प्रेशर कंटेंट किया तो हाइड्रोजन गैस ने हमारे पास कितने मॉलिक्यूल दिए, मान लो एक्स मॉलिक्यूल दिए। कितने मॉलिक्यूल दिए, एक्स मॉलिक्यूल दिए। अगर सेम हम इसमें नाइट्रोजन गैस डालते, सेम अगर हम इसमें नाइट्रोजन गैस डालते, अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो नाइट्रोजन गैस भी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल देगी, एक्स मॉलिक्यूल ही देगी। अगर हम इसमें कौन सी गैस डाल देते, अमोनिया गैस डाल देते, NH3। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वो भी हमारे पास क्या, वो भी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल देगी, एक्स मॉलिक्यूल ही देगी। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कब, जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही हमारे पास क्या है, एवरोगैद्रो लॉ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये भी बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, हमेशा जॉन डाल्टन ने दी थी। कब दी थी, 1808 में दी थी। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक ने क्या बोला, स्टेट ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल साइज इंडिविजुअल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। तो एटम किसने बताया था हमारे को, एटम बताया था हमारे को डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बोला था कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये किसने बताया हमारे पास, जॉन डाल्टन ने बताया था। कब बताया था, अपनी थ्योरी में, 1808 वाली थ्योरी में। ठीक है, तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद कर लेना पोस्टुलेट्स। ठीक है, इस पोस्टुलेट्स को किससे आपने कंपेयर करना है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से कंपेयर करना है। और कई बार आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे कि इनमें से कौन सा पोस्टुलेट्स हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का और कौन सा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का है। तो इसके पोस्टुलेट्स याद कर लेना, मैंने कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट्स हमारे पास की ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, इन्होंने बोला, पहले डाल्टन की बात कर रहे हैं हम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, दे आर इंडिविजुअल, वो हम क्या होगा, एक अकेला ही होगा। ठीक है, इन्होंने दूसरा पोस्टुलेट बोला कि एटम्स कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम जो है वो ना तो वो बन सकता, ठीक है, ना ही वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ये इसका क्या है, इसका दूसरा पोस्टुलेट है।
तीसरा पॉस्टुलेट इन्होंने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ये इसका फेलियर भी रहा बाद में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो भी एटम्स होंगे, जैसे मान लो कोई भी एक सेम एटम होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी। जब हमारे आइसोटॉप्स ले लो, ठीक है, मान लो C12 है, C13 है, ठीक है, C14 है, तो ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये अलग अलग होती है। पर जो हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने क्या बोला कि जो सेम ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट के एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ये बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका लिमिटेशन आ गई थी इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। नेक्स्ट हमारे पास कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन ए सिंपल होल नंबर रेशो, कि जो भी कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे वो, जैसे मान लो H2O, ठीक है, वो कि एक सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करेंगे, 1:8 में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी हमारे पास, किसको फॉलो करती, जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन थे, ठीक है। कितने लॉ थे, वो 5 लॉ थे। उसी में हमारे पास क्या था, एक ये लॉ भी था कि कंपाउंड जो आपस में कंबाइन करेंगे वो कौन से, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करेंगे। कौन सा लॉ था, ये लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसी पॉस्टुलेट्स को उन्होंने, डाल्टन ने क्या लिखा कि यहाँ पे इसके पॉस्टुलेट्स बना दिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, या तो केमिकल रिएक्शन या तो कंबाइन करेंगे वो, या आपस में क्या करेंगे, टूटेंगे, या क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, मान लो H2O होता है, ठीक है, तो या तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, या क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टूट रहे, ठीक है, या तो इनकी क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ये किसने बोला, जॉन डाल्टन ने बोला, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे। तो आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इसकी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी लिमिटेशन, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, कि कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन रही। नेक्स्ट हमारे पास एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो बाद में जो इन्होंने क्या बोला कि एक एटम ही सबसे छोटा है, पर बाद में क्या किया, एटम्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता दिए हमने एटम्स के, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये दोनों इसकी क्या रही, लिमिटेशन रही। क्योंकि जो डाल्टन ने बोला था कि जो हमारे पास सेम एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। पर जब हमारे पास आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, C12, C13, C14, तो ये देखो है तो सेम एलिमेंट, है तो कार्बन की ये, पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तब भी ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन आ गई, ठीक है। आइसोबार्स, ठीक है, जैसे हमारे पास कैल्शियम और आर्गन है, ठीक है, इनका एटॉमिक मास कितना रहता है, 40 रहता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जिनका भी मास सेम रहता है, डाल्टन ने बोला, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। पर देखो यहाँ पे कैल्शियम और आर्गन की क्या, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दी, J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड और एन बोहर ने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने जो जैसे जैसे डिस्कवरी की वैसे वैसे क्या उसका नाम दे दिया इन्होंने, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का नाम दे दिया, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला, पहला बोला कि एटम्स आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल। पहली लाइन दोस्तों ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो हमारे पास डाल्टन थे, डाल्टन ने बोला कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है, एटम क्या है, दे आर इंडिविजुअल। पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला कि एटम्स आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी एन इंडिविजुअल। और यही हमारे पास एग्जाम में देखने को मिल जाती है, यही लाइन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिक्वेस्ट। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला कि अगर एलिमेंट सिमिलर भी है पर उनकी प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट हो सकती है। जैसे C कार्बन है, ठीक है, कार्बन का आइसोटोप से 13-14, ठीक है, 12-13-14 कार्बन का आइसोटोप से, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हो सकती है वो क्या डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, नॉट बी सिमिलर, ठीक है। वैसे आइसोबार जैसे हमारे पास कैल्शियम और आर्गन है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका देखो एटॉमिक मास क्या है, आइसोबार क्या होता है जिसका एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है, और डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12, पर इनका एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का 6 सॉरी, और इनका मास क्या है, 12-13-14, सबका मास क्या है, डिफरेंट। अगर मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स बोलते हैं। अगर हमारे पास
मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इनका मास क्या है 40-40 दोनों का, और इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास मास भी सेम हो जाए तो उनकी जरूरी नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज क्या सेम रहे। ठीक है, ये किसने बोला, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला। ठीक है, इन्होंने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो ये दोनों की बातें सेम थी। डाल्टन ने भी बोला था कि जो हमारे पास एटम्स होता है वो क्या केमिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, पर एक्चुअली जो अब थ्योरी हमारे पास उसके हिसाब से हमारे पास जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कौन कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इन दोनों की बात क्या थी, सेम थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास की रेशो होना था दोस्तों यहाँ पे, रेशो इन विच एटम्स यूनिट में बी फिक्स रेशो इंटीजर वैल्यू बट दे आर नॉट बी सिंपल ऑलवेज। तो जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, इनकी रेशो क्या रहती है, 1:8 रहती है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा इतनी सिंपल आए। ठीक है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, 23:73 हो गई। ठीक है, रेशियो इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये किसने बोला, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले साइंटिफिक नोटेशन आना जरूरी है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन का कई बार आपको एग्जाम फॉर्मूला भी पूछ देते हैं एचपी टैट जैसे टैट में। ठीक है, कमीशन में तो मुश्किल है इसका कोई फॉर्मूला पूछे। तो साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू 10 की पावर छोटा n, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूला आता है, एग्जाम्पल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पहला, ध्यान से देखना दोस्तों, 602, ठीक है, कॉमा 200 कॉमा 000 कॉमा 000 कॉमा 000 कॉमा 3, 1 2 3 और ले लेता हूँ, 3 3 6 3 9 10 11 12, एक और 0 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये मान लो कोई हमारे पास नंबर है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर हमारे को लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास कोई एक नंबर है, अगर हमने इसको डेसिमल लगाना है इसमें, तो अब हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, डेसिमल लगाना तो हमारे को डेसिमल कहाँ लगाएंगे, इसके आगे लगा देंगे, इसके आगे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, देखो डेसिमल कहाँ है यहाँ पे, जब भी हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे कहाँ को, लेफ्ट साइड को, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड को करेंगे तो पावर जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी, पावर हमेशा क्या है, प्लस में आएगी। और जब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट साइड को, कहाँ को, राइट साइड को, तो पावर हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, पावर हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास नंबर था एक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब देखो डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल, इसको हमेशा मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका कि 10 इंटू, फॉर्मूला क्या था इसका, n इंटू 10 की पावर n, इसका फॉर्मूला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं आपको लिख लेता हूँ n इंटू 10 की पावर, इसका फॉर्मूला, जो n होगा वो एक 1 से लेके 9 के बीच होगा, n जो होगा 1 से लेके 9 के बीच होगा। अब हम डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कहाँ जैसे शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, कहाँ करेंगे, 6 के पास को शिफ्ट करेंगे। तो हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया हमने इसका डेसिमल 6.02। ठीक है, आगे क्या था 200, फिर 000 000 000 और फिर से क्या था 000 था। ठीक है, तो जितना हमने शिफ्ट किया ये, ठीक है, कितना शिफ्ट किया हमने ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना शिफ्ट किया हमने, 20 के बराबर शिफ्ट किया। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 6.022। ठीक है, ये जो इसका जो नंबर है तो पूरा लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी, कहाँ को शिफ्ट किया, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड को हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। तो 10 की पावर कितने आए, 20 आए, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और 3 और 0 होती तो 10 की पावर कितनी आ जानी थी, 23 आ जानी थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, साइंटिफिक नोटेशन। एक और एग्जांपल करेंगे हम, जब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल को राइट साइड को शिफ्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 0.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो फार्मूला क्या है इसका, n इंटू 10 रेज़ की पावर n। तो जो n होता है वो 1 से 9 के बीच आना चाहिए, तो कहाँ लगेगा डेसिमल, 1 के पास लगेगा यहाँ पे, तो डेसिमल क्या लगा 1.6, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया। अब कितना डेसिमल हमने मूव किया आगे को, ये हमने काउंट करना है, कितना हमने मूव किया, हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना मूव किया हमने, 16 मूव किया। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। पर जब हमने डेसिमल कहाँ को मूव किया, राइट साइड को मूव किया, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। 10 रेज़ की पावर -16, तो इसका क्या बनेगा 1.6 इंटू 10 पावर -16, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। तो आई होप आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, ये भी क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ ए कार्बन, ठीक है। ये आपने सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम होता है, ठीक है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम होता है, ठीक है। अब ये देखो कैसे आया, जो हमारे पास एक एटम है, मानो हमारे पास क्या है, कार्बन का कोई एक एटम है, तो कार्बन के एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो कार्बन के एटम में हमने देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, प्लस 6 ही क्या होंगे, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, इसमें 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देख रखी है 25 डेज क्रैश कोर्स की, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार जरूर देख ले, आपके पता चल जाएगा आपको कि एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन और 6 ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पर एक बात हमेशा याद रखना, इस बार टैट में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या होता है, मास होता है, वो कितना छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, 837 टाइम्स छोटा होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन का मास, किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, लगभग उनका मास क्या है, सेम है। पर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना छोटा हमारे पास, 1837 1870 टाइम छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इस बार टैट में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप तो हम मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ मास, प्रोटॉन के मास को और सिर्फ न्यूट्रॉन के मास को। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 + 6 से दोनों, ठीक है, 12 आ गए, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना रहता है, वो रहता है हमारे पास कितना रहता है, 1 पॉइंट, दोस्तों जल्दी बताओ कितना रहता है, 1 पॉइंट, जल्दी से बताओ कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना रहता है, -24 ग्राम रहता है, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम, ठीक है। अब हम इसी को मान के चलते हैं AMU, इस वाले मास को क्या मान के चलते हैं, AMU। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 12 AMU आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है हमारे पास, ये 12 AMU आ गया। और 1 AMU किसके बराबर हुआ, 1 AMU किसके बराबर हुआ, वो हुआ हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वाला भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि 1 AMU किसके बराबर होता है, या 1 AMU किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, कार्बन के प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, कार्बन के न्यूट्रॉन से, उसके बराबर होता है ये हमारे पास, ठीक है। तो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आई होप आप सभी को आता होगा, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास में बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या है, CH4 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई कितने इसके 4 है, तो कितना होगा 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 + 4 कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये किसका है हमारे पास, मीथेन का।
मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। वैसे आपको यहाँ पे मैंने H2SO4 का दिए दे रखा है, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना इसका मास है, H2SO4 का कितना मास होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, देखो, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितने इसके 2 मॉलिक्यूल है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने मॉलिक्यूल है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास किसका, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट इन ए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो आपको जनरल से बता देता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्रकार से यूनिट ही है, एक प्रकार से क्या है, यूनिट है। कोई भी बड़ी यूनिट को अगर हम छोटे यूनिट में तोड़ दें तो उसको क्या बोलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट बोलेंगे। जैसे कि आपका डजन है, ठीक है, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हमारे को 24 केले दो, 24 बनाना दो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं, 2 डजन दो, ठीक है। उसमें कितने बनाना आते हैं, 24 बनाना आता है। तो इन्होंने क्या किया, 24 को किस में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया, ठीक है। डजन एक प्रकार से एक बड़ी यूनिट बना दी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या है कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे इसमें पार्टिकल होते हैं, ठीक है, एक मोल में। और इसी को क्या बोलते हैं हम, एवरोगैद्रो नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एवरोगैद्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये वैल्यू कहाँ से आई हमारे पास। तो ये वैल्यू आई हमारे पास, मैं इसको पहले साइड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, देखो हमने देखा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास जो कार्बन का मास होता है, ठीक है, फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, वो कितना होता है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास कार्बन का मास रहता है, ठीक है। तो हमने बोला कि 1.992 इंटू 10⁻23 ग्राम जो है वो किसके बराबर है, 1 कार्बन 12 एटम के बराबर है। किसके बराबर है, 1 कार्बन 12 एटम के बराबर है, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना होगा, ठीक है, इतने ग्राम किसके बराबर है, 112 के बराबर है। तो अगर 1 ग्राम हमारे को निकालना हो तो 1 ग्राम कैसे होगा, इसको हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। पर एक इसमें होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1.992 इंटू 10⁻⁻23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये निकला हमारे पास 1 ग्राम में, हमारे को क्या बोला यहाँ पे 12 ग्राम, कितना 12 ग्राम, तो 12 ग्राम का क्या होगा, तो 1 ग्राम का अगर इतना है तो 12 ग्राम का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 1.992 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एवरोगैद्रो नंबर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास एवरोगैद्रो की वैल्यू, ये दोस्तों यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू 6.022, कितना था हमारे पास 6.022137 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये हमारे पास यहाँ से 1 मोल की वैल्यू आई, ठीक है। तो एग्जामिनर इतना नहीं पूछेगा, पर ये वाला अगर पूछ लिया तो ये वाला पूछ सकता है कि कार्बन जो 12 था उसका मास कितना है, वो एक्सपेरिमेंट से आया था, कितना आया था 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया था, ठीक है। तो हमेशा एक और बात याद रखनी, एवरोगैद्रो की कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। ये क्या रहता है, यूनिट लेस रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा यूनिट लेस रहता है। अगर और ये इसकी वैल्यू भी हमेशा दोस्तों चेंज होती रहती है, देखो ना। आप बोलेंगे नहीं हमने तो एवरोगैद्रो की वैल्यू यही पढ़ी 6.022 इंटू 10⁻23 पढ़ रखी, पर ऐसा नहीं। ये किसकी है, 1 मोल की। 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अगर पूछा होगा 2 मोल तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो और एवरोगैद्रो की यूनिट क्या रहती है, हमेशा यूनिट लेस रहती है। और एवरोगैद्रो हम किससे डिनोट करते हैं, एक एन ए से डिनोट करते हैं। तो एन ए किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाँ एक और बात इसमें नोट करने की, देखो दोस्तों यहाँ मैंने नोट लिखा भी है। नोट जब भी होगा तो समझो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब भी एवरोगैद्रो नंबर और एएमयू को मल्टीप्लाई किया, एवरोगैद्रो नंबर और एएमयू को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 आई,
ठीक है। तो एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एएमयू की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻24, ठीक है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 1 वैल्यू आई, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमारे पास कि जो एवोगैड्रो नंबर है और एएमयू को जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 1 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको परे ले जाए तो क्या बन जाएगा, एवोगैड्रो इक्वल टू 1 अपॉन एएमयू बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1 अपॉन एएमयू बन जाएगा। तो इससे हमारे को पता चलता है कि जैसे जैसे हम एएमयू की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती रहती है, कम रहती है। तो ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये वाला रिलेशन काम आएगा, ठीक है। और ऐसे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि एवोगैड्रो की अगर वैल्यू, अगर एएमयू की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर हम एवोगैड्रो की वैल्यू कम करेंगे तो एएमयू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आपस में क्या रिलेशन इनका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 1 मोल ऑफ टर्म इन दी टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो 1 मोल अगर हम वॉल्यूम के टर्म में ले तो 1 मोल किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये कई बार हमारे पास एचपी टैट में भी आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि 1 मोल अगर हम गैस की फॉर्म में ले या वॉल्यूम के फॉर्म में ले तो किसके बराबर होगा 22.4 लीटर के बराबर होगा। और ऐसे 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर रहता है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर हमारे को मोल ऑफ एन एलिमेंट निकालना तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अगर हमारे को मास ऑफ एन एटम निकालना तो एटॉमिक मास अपॉन 6.022 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले ये आप अपनी कॉपी में लिख लिए, नोट्स हमेशा साथ साथ बनाएं। अगर आप हमेशा नोट्स साथ साथ बनाएंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और जो जो मैं नोट्स लिखता हूँ वो भी आप वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो आप रिवाइज करने के लिए भी आपको इजी रहेगा। तो हमेशा नोट्स क्या है साथ साथ बनाते रहें। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे एक रिलेशन है, ठीक है। अगर हम यार को मोल से मास ऑफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मास ऑफ सब्सटेंस से मोल बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या मोल बनाने हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा यूजफुल रहेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके, ठीक है। तो हम अभी आपके लिए लास्ट में चैप्टर के एंड में भी कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो कि पिछले प्रीवियस कमीशंस के भी न्यूमेरिकल होंगे और जो आने वाले चांस होंगे जो न्यूमेरिकल के वो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, उसको करेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम अगर हमारे को मोल से वॉल्यूम में करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 22.4 लीटर से। और अगर वॉल्यूम से मोल में जाना हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, ये हमने दोस्तों पहले भी कर रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो हमारी 25 डेज की क्रैश वीडियोस है उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। गिवन मास हमेशा क्वेश्चन में होता है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। हमारे को ये क्या है, आयरन का हमारे को क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल निकाले। तो इसमें क्या हमेशा गिवन मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला रहता है, मास ऑफ आयरन अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है 7.85 ग्राम दे रखा है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.8, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.141 मोल आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल को ज़रूर रिएक्ट करें, ठीक है। देखो आपके एक कमेंट से हमें बहुत सा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, तो हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट दी मास ऑफ एन एटम्स ऑफ ए सिल्वर। सिल्वर का हमारे को क्या करना है, मास ऑफ एटम का मास निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने पीछे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ एटम के लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, कहाँ पढ़ा था हमने। देखो दोस्तों यहाँ पढ़ा था हमने मास ऑफ एटम के लिए फार्मूला निकाल। तो कैसे निकालते हैं मास ऑफ एन, एटॉमिक मास अपॉन
एवरोगैद्रो नंबर। एवरोगैद्रो नंबर क्या आता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है मास ऑफ एटम निकालने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है। तो सिल्वर का मास कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। वो सिल्वर का मास कितना होता है हमारे पास, सिल्वर का मास होता है 108। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एटॉमिक मास अपॉन एवरोगैद्रो नंबर। एवरोगैद्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। दोस्तों यहाँ पे क्या होना था 10⁻23 होना था। ठीक है, तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। क्योंकि दोस्तों ये जब ऊपर चले जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, और जब हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1.793। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻22 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आपके लिए आसान रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं हम, तो हमारे पास एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या दिया, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या निकालना है हमारे को, मास परसेंटेज निकालना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों C6H12O6 हमारे पास क्या रहता है ग्लूकोज, और H7 लिख लिया। C6H12O6 हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है ग्लूकोज का। ठीक है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम, तो मैं इसको पहले आपको साइड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड जैसे में, ताकि आपको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, हमारे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे को सबसे पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम किसका निकालना हमारे को, ग्लूकोज का। C6H12O6 का क्या निकालना हमारे को, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, कार्बन के कितने 6 हमारे पास। ठीक है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने इसके हाइड्रोजन के 12 है, तो 1 × 12। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और कितने इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, एक का 16 होता है, तो 6 के कितने होंगे 16 × 6। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180। तो 180 क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारे पास 180 आ गया, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आप सभी को समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, अब हमारे को क्या बोला, कैलकुलेट दी मास परसेंटेज बोलना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे को पहले किसकी निकालनी है, कार्बन की निकालनी है। ठीक है, तो कार्बन की कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, हमारे पास कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कार्बन के कितने 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और कितने मॉलिक्यूल्स है कार्बन के हमारे पास 6, तो 12 × 6 अपॉन, ठीक है 180 जो आया था 180, ठीक है मल्टीप्लाई 100। जैसे हम सिंपल परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही हम इसमें भी मास परसेंटेज भी हम वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो 12 × 6 = 72/180 × 100। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काटेंगे हम, 0 से 0 काट लो। ठीक है, 6 से काट दो, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6, 12। ठीक है, 3 × 4 = 12, तो कितना आएगा 4 × 10 = 40%। ये क्या आ गया 40% आ गया। ये किसका निकला हमारे पास, कार्बन का निकला। ठीक है, अब नेक्स्ट किसका निकाला हमारे को, हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल्स है 12। ठीक है, H कितना हमारे पास 12 है। ठीक है, एक का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो 12 का कितना होगा 1 × 12 डिवाइड बाय टोटल कितना हमारे पास 180। मॉलिक्यूलर मास कितना टोटल 180 × 100। सिंपल सा दोस्तों, ये काट दो। ठीक है, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। ठीक है, तो ये आएगा 20/3, तो ये आ जाएगा लगभग 6.67%। तो ये हमारे पास 6.67% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही सेम हमारे पास किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन के कितने हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो एक का कितना होता है 16, तो 6 का कितना होगा 16 × 6 डिवाइड बाय टोटल कितना है 180 × 100। जैसे हम सिंपल परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। ठीक है, तो 6 ये कितना आ जाएगा 16 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 × 5 = 15। ठीक है, 10 1 गया 3, 53.5
कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 53.33%। यहाँ पॉइंट लगना था दोस्तों, ठीक है, 53.33% इसका आंसर आ जाएगा। तो हम सिंपल परसेंटेज भी, हम जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं मैथ में, वैसे ही हम इसमें भी परसेंटेज निकालते हैं। तो ये इतने आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, कैसे हम इम्पीरिकल फार्मूला निकालते हैं और कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है पहले हम देख लेंगे। इम्पीरिकल फार्मूला होता है दी फार्मूला इन विच गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दी वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दी मॉलिक्यूलर फार्मूला विच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दी वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, वैसे सेम ग्लूकोज का एग्जांपल, इसका एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं हम, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। जो हमारे पास अगर एक्चुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट होंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन के कितने 6, हाइड्रोजन के कितने 12 और ऑक्सीजन के कितने 6, तो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर हमारे पास किसके, एटम्स के। तो ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसकी रेशियो निकाल देंगे, मान लो इससे हमने 6 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, ठीक है। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, H2 बच जाएगा, और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, O बचेगा। तो ये जो हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बना, इसको बोलते हैं हम इम्पीरिकल फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पीरिकल फार्मूला। EF लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो लग गया आपको डिफरेंस पता कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने कितने कार्बन के 6 थे, हाइड्रोजन के 12 होते और ऑक्सीजन के कितने होते 6, ग्लूकोज में यही होते हैं, ठीक है। पर जब हमने इसको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखा, ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखा, मतलब कॉमन ले लिया इससे 6, तो क्या बचा, यहाँ पे C बचा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 कॉमन ले लिया तो हाइड्रोजन 6 से डिवाइड कर दो, कितना बचा, H के 2 बच के, और 6 को 6 से डिवाइड कर दो तो O के 1 बचे, मतलब क्या फार्मूला बनेगा, CH2O बच गया, ठीक है। तो ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो में है, इसको बोलते हैं हम इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और क्या इम्पीरिकल फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इनके बीच रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इनके बीच रिलेशन होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला विच गिव्स टू n नंबर ऑफ इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है। और n हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। n हमारे पास पहले से गिवन भी होता दिया, ठीक है। तो n इजिकल टू, तो ये क्या आ जाएगा, अगर n को हम इधर n देंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से लग जाएगा पता है इनके बीच क्या रिलेशन रहता है। तो जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। इसमें क्या है, पहले से हमारे को क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास mm लिख लिया मैंने इसको, ये पहले से दे रखा हमारे पास कितना 78, ठीक है। एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% ऑफ कार्बन। कार्बन कितना दे रखा हमारे पास 92.4% दे रखा है। एंड 7.6% ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास कितना दे रखा है 7.6% दे रखा है। डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमारे को क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन दे रखा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हमारा एक टेबल जैसा बना देंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, कार्बन, यहाँ क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिख ली, इसकी परसेंटेज लिख ली, कार्बन की परसेंटेज कितनी 92.4% और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी 7.6% है, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं हम एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ये हम इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास है उससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, किसको, जो इसकी परसेंटेज होगी। तो परसेंटेज कितनी थी कार्बन की 92.4%, इसको किससे डिवाइड करना, हमने 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी, ये थी कार्बन की परसेंटेज, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी 7.6। तो 7.6 को किससे डिवाइड करना, जो इसका एटॉमिक मास होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है। तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 7.7 आया और यहाँ पे कितना है 7.6 आया। तो
तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया 7.7 और इसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास 7.6 आया। ठीक, अब हमारे को इन दोनों में देखना छोटा कौन सा है, 7.7 और 7.6 में छोटा कौन सा है। तो हमारे पास छोटा कौन सा है, 7.6 छोटा है, तो इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है, ये वाला स्टेप आपको सबको समझ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे हम, जो हमारे पास ये आया था सबसे छोटा कौन सा था इन दोनों में, 7.7 और 7.6 में कौन छोटा है, 7.6 छोटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कितना आया था 7.7 आया था, तो इस पे डिवाइड कर देंगे 7.7 डिवाइड बाय 7.6। ठीक है, और दूसरे में कितना था यहाँ पे 7.6 था, तो इसको फिर से हम डिवाइड कर देंगे 7.6 डिवाइड बाय 7.6, जो सबसे छोटा होगा उससे ही हम डिवाइड करेंगे। देखो दोनों को हमने किससे डिवाइड किया, 7.6 से डिवाइड किया। जब हमने इसको डिवाइड किया ये हमारे पास आया 1.01, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 1। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.01 और इसको कितना आया 1 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल रेशो में आ गया। ये हमारे पास किस में आ गया, एक सिंपल रेशो में आ गया। सिंपल रेशो किस में आया, 1:1 में आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। अब जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है उसकी रेशो कितनी हमारे पास 1:1 है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, तो दोस्तों जो रेशियो में आता है वो क्या होता है हमारे पास, जो रेशियो में होता है हमारे पास वो था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या रहता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है। ठीक है, जैसे जो हमारे पास रेशियो आया तो इसका जो हमारे पास रेशियो में आता है वो हमेशा क्या रहता है दोस्तों, सॉरी गलत हो गया मेरे से, इम्पीरिकल फार्मूला रहता है। क्या रहता है, हमेशा इम्पीरिकल फार्मूला रहता है। तो हमारे को क्या बोला निकालने को, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला। तो इम्पीरिकल फार्मूला कितना आएगा, अगर सी भी कितना है 1 है तो एच भी कितना है 1 है, जो इसकी रेशियो आती है यही हमारे पास फार्मूला होता है। तो सी एच हमारे पास क्या आ गया, इसका इम्पीरिकल फार्मूला आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या रिलेशन होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन होता है हमारे पास एन इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, एन इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे को पता है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास पहले से 78 दे रखी है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास पहले से 78 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना था, फॉर्मूला क्या बना था, सी एच बना था। फॉर्मूला क्या बना था, सी एच बना था, इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है हमारे पास 12 रहता है, और हाइड्रोजन का कितना रहता है 1 रहता है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 12 + 1 कितना आया 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया। अब हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दे रखा था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा क्वेश्चन में 78। अब जो हमारे पास इन दोनों का प्लस करके आया इनके एटॉमिक मास को, वो क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करके 13 आया था, तो 78 डिवाइड बाय 13 जो क्या आएगा हमारे पास 6। क्या आएगा हमारे पास 6, 13 6 = 78। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 6 आया, ठीक है, ये जो हमारे पास 6 आया, ये हमारे पास, अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सी एच था। अब सी का 1 मॉलिक्यूल थे, एच के कितने थे 1 थे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, जो हमारे पास ये रेशियो आई, तो ये क्या बन जाएगा C6H6। ठीक है, यही हमारे पास क्या रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है। देखो ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ, क्या बताया था मैंने, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, कार्बन के 6 थे, हाइड्रोजन के 6, एच के भी हाइड्रोजन के कितने थे 6 थे। और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास रेशियो होती है। अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा, सी और एच बनेगा। तो यही हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला था जो यहाँ पे आया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन है मैंने आगे किया, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले को और इंपीरिकल फार्मूले को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें आयरन की परसेंटेज दे रखी है हमारे पास कितनी, 69.9% पहले से दे रखी है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है हमारे पास, 30.1 पहले से दे रखी है। तो मैंने क्या लिखा, आयरन की लिख ली 69.9 और ऑक्सीजन की लिख ली 30.1। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, एटॉमिक मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम उसके बाद, एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक मास क्या होता है 56 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। जो इनके एटॉमिक मास होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम आपस में डिवाइड कर देते हैं। देखो हमने क्या कर दिया, 69 को किससे डिवाइड कर दिया, 56 से डिवाइड कर दिया, 30.1 को किससे डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
तो ये क्या आया हमारे पास, एक आया हमारे पास 1.25 डिवाइड करके और एक आया हमारे पास 1.88 डिवाइड करके, ठीक है। अब जो इन दोनों में छोटा होगा उससे फिर से डिवाइड करेंगे। अब 1.25 और 1.88 में कौन छोटा है, हमारे पास 1.25 छोटा है। कौन छोटा है, हमारे पास 1.25 छोटा है, ठीक है। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1.25 को हमने, जो 1.25 था इसको हम किससे डिवाइड किया, फिर से 1.25 से डिवाइड कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और 1.88 आया था इसको भी हमने किससे डिवाइड किया, 1.25 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का आया रेशियो क्या आई, 1 रेशियो आई, और एक की कितनी आई 1.5, एक की कितनी आई 1.5 आई। पर हमेशा जो ये रेशियो आती है सिंपल होल रेशियो में आनी चाहिए, जो ये आनी चाहिए वो किस में आनी चाहिए, सिंपल होल रेशियो में आनी चाहिए। अब एक तो चलो सिंपल होल रेशियो में आ गई, पर एक किस में आई, डेसिमल में आ गई। तो इसको होल रेशियो बनाने के लिए हमारे को इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 5 जा 10 की 0, 1 आंसर 2 1 जा 2 1 3, तो 3.0 आ गया। तो 3 क्या है, एक सिंपल होल रेशियो है, ठीक है। तो अब हमने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रेशियो कितनी आई, 2 आई, और ये रेशियो कितनी आई, 3 आई, ठीक है। अब इनका इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा, एक का 2 था एक का 3 था, तो Fe कितना बना, आयरन का कितना बनेगा 2, और ऑक्सीजन कितना होगा, वो ऑक्सीजन का कितना बना 3, तो Fe2O3 इसका क्या आ जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये जो आया हमारे पास ये क्या है, इंपीरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता तो आयरन के क्या, एटॉमिक मास को प्लस 56 प्लस ऑक्सीजन के कितने 16, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, इनको प्लस करना, 16 मल्टीप्लाई 3, इनको प्लस करना पड़ता है सबको, ठीक है। तो जो प्लस करके हमारे पास आना था 3 6 18 का 8 1 हासिल, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 56 प्लस 48, 8 6 14, 5 4 9 और 1 10, ठीक है। तो 104 आ जाना था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में पहले से गिवन दे रखा होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे क्या, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारे को गिवन दे रखा था, जैसे मॉलिक्यूलर मास 78 दे रखा था, ठीक है। अब जैसे इस मान लेते हम इस क्वेश्चन में भी अगर हमारे पास दिया होता 104 ही दिया होता तो क्या होना था, 104 डिवाइड बाय इनको प्लस, इनके जो एटॉमिक मास थे उनको प्लस करके कितना आया था, 104 ही आया था, ठीक है। तो आपस में क्या हो जाने थे, कट जाने थे, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ इंपीरिकल फार्मूला ही पूछा था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, क्या ये परसेंटेज पहले से दे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके एटॉमिक मास से इनको क्या करते, डिवाइड करते, फिर इन दोनों में देखते हैं कि छोटा कौन सा है, जैसे इसमें और इसमें छोटा कौन सा था, 1.25 छोटा था, तो इससे फिर से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, जैसे यहाँ पे किया, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1.25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1.5, तो एक आ गया था 1 और एक आ गया था 1.5, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में था नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपल रेशियो में आ गया, कितना 3 आ गया। तो जब इससे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये कितना आ गया 3, तो ये आया हमारे पास क्या बन गया, इसका इंपीरिकल फार्मूला बन गया। तो आयरन कितना है हमारे पास 2 थे, तो Fe2, ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास 3, तो Fe2O3, ठीक है। पर यहाँ पे दोस्तों देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था 1.01 था, तो 1.01 भी है क्या, सिंपल होल रेशियो में ये 1, और ये भी क्या है, सिंपल होल रेशियो में ये 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे हमने उसमें किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारे को मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना था, इंपीरिकल फार्मूला कार्बन और हाइड्रोजन C1H1 इसका बना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नेक्स्ट हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अपने बहुत बार भी कर चुके हैं, अपने जो हमारी 25 डेज क्रैश कोर्स की वीडियो थी उसमें भी हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है दोस्तों, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या रहती है हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। अगर ग्राम में दिया होगा तो इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, अगर पहले से यहाँ पे किलोग्राम में तो 1000 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या रहती है, मोल, इसकी यूनिट क्या रहती है, मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट रहती है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, हमारे को अगर मोल्स निकालने हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है।
तो न्यूमेरिकल करेंगे तो आप सभी को समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हमने मैथ की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं हम, मोल्स अपॉन वेट को क्या लिखते हैं हम, डब्ल्यू। अगर वेट किलोग्राम में तो 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वेट ग्राम में तो उसको किस में करना पड़ेगा, तो किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1000 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.0 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन ए 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हमारे को क्या बोला है, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या दे रखा है दोस्तों, पोटेशियम कार्बोनेट। पहले तो आपको पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास K2CO3, ठीक है। ये हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, इसका मोलर मास निकालेंगे। तो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है हमारे पास 39, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने पोटेशियम के, कितने 2 है, तो 39 मल्टीप्लाई 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 138 ग्राम। तो ये क्या है हमारे पास, इसका मोलर मास आया। क्या आया हमारे पास, मोलर मास किसका, पोटेशियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले हमारे को क्या निकालना, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, हमारे को निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा होता है, कितना दे रखा है 20.7 ग्राम, 20.7 ग्राम। और मोलर मास कितना दे रखा, अभी अभी निकाला था हमने 138। मोलर मास देखो यहाँ पे कितना दे निकाला अभी हमने 138। तो मोलर मास कितना दे रखा है हमारे पास 138 दे रखा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.15 मोल्स। कितने आएंगे, 0.15 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास 0.15 मोल्स। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया, ये कितने आ गए 0.15 मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमारे को क्या निकालना है, अब हमारे को मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए 0.15 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो ये 500 ml दे रखा है, तो 500 ml क्या दे रखा है हमारे को, इसको ग्राम में चेंज करना तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो पर ये क्या दिया, डिसॉल्व दिया इन कितने, मतलब इस पोटेशियम पर कार्बोनेट को हमने क्या किया, डिसॉल्व किया है। तो 500 ग्राम क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। पर हमारे पास वेट किसका होता है, हमेशा सॉल्वेंट का होता है, इस बात को याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन का दिया, तो जब हम 500 से क्या माइनस करेंगे 20.7, कितना 500 से जब हम 20.7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 10 में से 3 7 गए 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 3, 9 पॉइंट लग गया 9, यहाँ बच गया 9, ठीक है। यहाँ बच गया यहाँ से 7, 9 में 2 7, यहाँ बच गया 4। तो ये कितना है हमारे पास 479.3, ये आया हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 479.3 ग्राम। तो 479.3 ग्राम लिख लिया, मल्टीप्लाई, अब ये ग्राम में तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास निकलेगा, कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास 0.313 हमारे पास मोलर m, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 0.313, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास पहले से दे रखा था कितना 20.7, मोलर मास कितना निकाला था हमने 138 निकाला था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.15 है, मतलब ये हमारे पास निकल गया, ये कितना निकला हमारे पास 0.15 निकल गया, ठीक है। हमारे को बोला वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये जो 500 ml दिया ये तो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है, ठीक है।
ये क्या बोला हमारे पास क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो इन्होंने क्या बोला कि 20.7 ग्राम पोटेशियम पर कार्बोनेट को हमने जब डिसॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन बना कितना 500 ml। ठीक है, तो 500 ml सॉल्यूशन बना, पर हमने कितना, जब 20 ग्राम को हमने क्या किया, ऐड किया, जब हमने 20.7 ग्राम को डिसॉल्व किया किसमें, पानी में। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना बचा। ठीक है, तो अगर हम पानी 500 ग्राम में से अगर 20.7 को निकाल देंगे तो हमारे पास वो कितना बचेगा, पानी बचेगा, क्योंकि 20.7 क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। अगर हम इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा, पानी बचेगा, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा। तो जब हमने इसको माइनस किया तो कितना है हमारे पास, ये आया हमारे पास 479.3। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट 479.9। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया, तो ये निकल गया हमारे पास 479.3 ग्राम। अगर ग्राम में होता है तो मैंने क्या बोला, अगर ग्राम में तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या किया, मल्टीप्लाई 1000, तो ये आया हमारे पास आंसर 0.313 मोलर। ठीक है, तो यही हमारे पास न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी। ठीक है, तो ये भी सेम मोलैरिटी की तरह होती है। ठीक है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन किस में होता है, पर लीटर में होता है। तो मोलैरिटी को भी हम बड़े m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहाँ पे वेट नहीं होता, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, तो सेम इसकी यूनिट क्या बनेगी, नंबर मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो लीटर इनवर्स बन जाएगी, ये यूनिट इसकी बनेगी। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है इसका। ठीक है, तो इसका भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल दे रखा हमारे पास 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर dissolved in a water and the solution is made to 100 centimeter cube in volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. ठीक है, हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमारे पास 2.46 ग्राम। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिली लीटर में होता है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर अगर लीटर में तब हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये आगे आपको समझ। तो ये इसको कैसे करेंगे हम, उसके बाद इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमारे को। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा है 2.46 ग्राम दे रखा है, तो 2.46 ग्राम। और मोलर मास अभी निकाला हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना होता है 40 होता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0615। और सॉल्व आप खुद किया करो, जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपकी न्यूमेरिकल में कमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इतना। और यहाँ पे अब सॉल्यूशन किस में दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब में दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ml में दे रखा है। तो इसको हमारे को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। ठीक है, तो 100 ml को अगर हमने लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइड बाय 1000 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कट गई, 1/10 आ जाएगा। 1/10 को जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें निकल गई। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गए। देखो दोस्तों, ये हमारे को मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गए, कितने होते हैं हमारे पास, ये जो थे अभी हमारे पास 0.0615, तो 0.0615 हमारे पास निकल गए। दूसरा के अपॉन में क्या होता है, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकाल दिया, यहाँ पे लीटर में निकाल दिया। कितना निकाला, 0.1 निकाल दिया। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 0.615। ठीक है, सॉल्व करना है बहुत आसान है दोस्तों। देखो
इसका जो, जब हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा, 10 चल जाएगा, और जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना चल जाएगा, 1 2 3 4 जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 जीरो लगी, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना आ गया, 1000 आ जाएगा, तो 0.0615 अपॉन 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 पीछे छोड़ के लग जाएगा, तो 0.615 बड़ा m, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल सा होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हमारे को मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है, जब हम मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट दिए ए और बी दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे को इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, किसकी, ए की निकालनी है, मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ये हम ऐसे हम इसको मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। अगर हमारे को बी की निकालनी हो, ये ए की बी की निकालनी हो, तो बी को हम ऊपर लिखेंगे नंबर, और ये दोस्तों एक्स नहीं होता, इसको बोलते हैं हम काय, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है दोस्तों। इसको एक्स मत पढ़ना, ये क्या होता है हमारे को क्या पढ़ते हैं, इसको हम काई पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम मोल फ्रैक्शन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, ठीक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं, देखो दोस्तों हिंदी में लिख रहा हूं मैं, नहीं करती है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि कई बार एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी चीज हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी सिंपल सा निकलता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट होता है इसमें, ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, ग्राम मोल इनवर्स रहती है, नहीं तो ग्राम मोल इनवर्स नहीं रहती दोस्तों, इसकी यूनिट रहती है ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट लिखा, नोट हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जो हमारे पास क्या, ये हमने अपनी पिछली वाली वीडियोस में भी कर रखा है, जो हमने टैट के लिए वीडियोस की है 25 डेज वाली, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मोलैरिटी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो हमारा मोलैलिटी होती है, देखो दोस्तों यहाँ पे मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इस चीज को याद रखना हमेशा, ठीक है। मोलैरिटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और एक और बात आपको बता दूं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमेशा इनवर्स रहती है टेम्परेचर के, ठीक है। क्या रहती है, टेम्परेचर की इनवर्स रहती है, कौन, मोलैरिटी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या रहे, हमेशा क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, लो होती रहेगी। और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो मोलैरिटी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। तो ये भी हमारे को कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में क्या क्या होंगे, नॉर्मेलिटी होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, मोलैलिटी होगा, और क्या होगा, मोलैरिटी होगा, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी, ये इनवर्स प्रोपोर्शन डिपेंड करेगी, मतलब मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मोलैरिटी क्या होती रहेगी, हमेशा कम होती रहेगी, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास वीडियोस में, ठीक है, मोलैरिटी की इक्वेशन क्या रहती है, ये रहती है हमेशा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। ये हमारे पास मोलैरिटी की इक्वेशन रहती है, ठीक है। M1 क्या होता है, इसमें इनिशियल मोलैरिटी रहता है, M2 क्या रहता है, जो मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन रहता है, V1 क्या रहता है, इसमें इनिशियल वॉल्यूम रहता है, और V2 क्या रहता है, जो हमारे पास नया वॉल्यूम बना रहता है, ठीक है। इनमें से आपको 3 चीजें दी होगी, एक चीजें आपको निकालनी होगी। जैसे मान लो हमारे पास V1 निकालना हो, तो V1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, M2V2 अपॉन
m1 चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये इसका न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेके आएंगे आपको सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस कमीशन की वीडियोस में भी आए हुए होंगे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कि आने की संभावना होगी हमारे कमीशंस में। ठीक है, तो वो सारी न्यूमेरिकल हम अगली नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी कमीशन के लिए कि आपके लिए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा, तो एक छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिएक्ट करना, क्योंकि आपके एक हार्ट से हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जैसे आप कोई भी कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।